बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हम लोग IAS 12 कर रहे हैं डेफर टैक्सेशन, और हम डेफर टैक्सेशन के अंदर हमने बेसिकली स्टैंडर्ड इनकम टैक्सेस का है। हमने इनकम टैक्सेस में ये बात सीख ली थी कि जो हमारा इनकम टैक्स है इसके अंदर हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, करंट टैक्स क्या है और डेफर टैक्स क्या है। नाउ डेफर टैक्सेशन के ऊपर हमने अब बात करके चलनी है। हमने करंट टैक्स से रिलेटेड अपनी तमाम चीज़ों को लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास डेफर टैक्स क्या चीज़ है। अब जो डेफर टैक्स की अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैंने आपके साथ कुछ उसका बेसिक आइडिया पहले आपके साथ शेयर कर लिया था। थोड़ा सा हम उसी आइडिया को फर्दर और इन्हांस करके चलेंगे, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो हमने कुछ इस तरह की चीज़ें पहले डिस्कस कर ली हैं कि हमारे पास ये अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है, उसमें हम ऐड बैक कर लेते हैं अपनी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेस कर देते हैं अपनी टैक्स डेप्रिसिएशन, और हमारे पास हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट निकल आता है। और इसके ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था, अपना करंट टैक्स कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर उसने उसी चीज़ के मुताबिक, करंट टैक्स के मुताबिक सारी वर्किंग करके आपको दिखाई कि हम जब करंट टैक्स निकालते हैं तो हमारे पास करंट टैक्स के बाद क्या प्रॉफिट आता है। वो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आप अगर देखें तो प्रॉफिट तो 50,000 रुपए का है, लेकिन कभी टैक्स 14,550 का बन जाएगा, कभी टैक्स जो है वो 15,150 का बन जाएगा, कभी 15,300 का, और कभी ये टैक्स बढ़कर 45,000 का भी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स जो है आफ्टर टैक्स उसके अंदर एक एबनॉर्मेलिटी आनी शुरू हो जाती है। और इस एबनॉर्मेलिटी को कवर करने के लिए हमने कहा था कि ये ऐसा टाइमिंग डिफरेंस है, ऐसा रिवर्सिबल डिफरेंस है जिसको कि हमें रिवर्स कर देना चाहिए। और फिर इसी को रिवर्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी डेफर टैक्स की जो वर्किंग थी उसको हमने सीखा था। ये देखिएगा, तो यहाँ पर हम गए थे और हमने कहा था कि हम डेफर टैक्स के साथ जब लेके चलेंगे तो बिलाशुबा हमारा जो प्रॉफिट था वो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमने पीछे पढ़ा, उसके मुताबिक फिगर यही आ रही थी, लेकिन हमने डेफर टैक्स के साथ उसको अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के बराबर रख के चले। और ये देखें हमारे कंसिस्टेंट रिटर्न्स, यानी कि हमारे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आए। यहाँ पर हमारा डेफर टैक्स जो था पहले साल में 450 का क्रिएट हुआ, और वो 450 का डेफर टैक्स आखिर में जाकर निल हो गया या जीरो हो गया। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 450 रुपया हमने अपने डेफर टैक्स के अकाउंट में अपनी लायबिलिटी के तौर पर लेकर आए। अगले साल हमने 150 रुपये लेस किए, अगले साल हमने 300 रुपया लेस किया, और जो हमें शुरू में ज्यादा टैक्स वाले मांग रहे थे, इसलिए कि टैक्स वालों को स्टैंडर्ड नहीं आते, उनकी कंप्यूटेशन अपने मुताबिक थी, हमने अगर उनके कहने में रहते तो हमारा प्रॉफिट यूं कांस्टेंट ना बनता, बल्कि हमारे प्रॉफिट की शक्ल कुछ यूं बन जाती जो मैंने आपको यहां पर अभी डिपिक्ट करवाई। ये देखें 35,400, 34,850, 34,700 और 1,05,000। जबकि मैं जब डेफर टैक्स के मुताबिक मैंने उस अप्रोच को इस्तेमाल किया तो उस अप्रोच की वजह से हमारा टैक्स और हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट वो बिल्कुल हमारे साथ एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलता रहा। अच्छा जी, मैं यहां पर आ जाए एक और एग्जाम्पल जो इसने बताई, हम उसी एग्जाम्पल को खुद से एक डेवलप करके चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे साथ क्या होके चलता है। हमारे पास एक एसेट है, हमारे पास एक एसेट है, मैं अज्यूम करता हूं कि वो 1,00,000 रुपए का है। ठीक है जी, मैं इसी बात को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल अपने फिगर्स के साथ कर रहा हूं, ताकि आप जाके जब इसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। हम फिर से वही एक बात की हुई एग्जाम्पल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इसको एक डिफरेंट डाटा के साथ करके चलें। अकाउंट्स वाले ये कहते हैं कि आपने क्या करना है, अकाउंट्स वाले ये कहते हैं कि आपने इसको 4 सालों पे डेप्रिशिएट करना है, और आप 25% के मुताबिक हर साल इसका 25,000 रुपया, 4 साल इसकी लाइफ है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो बिल्कुल इसके इक्वल हैं। वो कहते हैं कि आप 25% के हिसाब से इस एसेट को अपनी किताबों में आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिशिएट कर लें। जब हम टैक्स वालों के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम समझते हैं कि इस एसेट को से मैं अपनी एग्जांपल के लिए आप 50% के हिसाब से डेप्रिशिएट करें। अकाउंट्स वाले क्या कहते हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ के मुताबिक लेके चले। उन्होंने हमें कहा कि आप इसको इसको छोटा करो थोड़ा सा। हाँ,
वो टैक्स वालों की और अकाउंटिंग दोनों की जब हमने बात की तो अकाउंट्स वालों ने कहा कि आप इसको 25% के मुताबिक डेप्रिशिएट करें, टैक्स वालों ने कहा कि नहीं आप इसको 50% के मुताबिक डेप्रिशिएट करें। अच्छा जी, हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 30% को मैं रेट ऑफ टैक्स की जम्पशन लेके चलता हूं। अगर हम देखें, हम चेक करके चलते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, तो मैं अज्यूम करता हूं कि जो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट था, वो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट यहां पर मेरे पास आता है ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3 और ईयर नंबर 4। मैं ये 4 सालों की बात करके चलूंगा। मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट, अज्यूम करता हूं मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट इन 4 सालों में 1 लाख रुपया है। और इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर मैंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है वो मैं ऐड कर चुका हूं। और आपको पता है कि वो डेप्रिसिएशन कितनी होएगी, जाहिर सी बात है पहले साल हर साल में वो डेप्रिसिएशन, जो कि एसेट की कीमत 1 लाख की थी, 25 हजार रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है इसके अंदर। अब मैं जब अपने टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचूंगा तो मैं कहूंगा कि आप 25 हजार रुपया ऐड कर दें। मैं 4 सालों को इकट्ठा लेके चल रहा हूं ताकि आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाए। और फिर मैं यहां पर लेस करूंगा कौन सी डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दें। टैक्स डेप्रिसिएशन, जब मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करने की बात कही, तो टैक्स के मुताबिक हमारी डेप्शन कितनी बनी, टैक्स के मुताबिक पहले साल हमारी डेप्शन 50 हजार की बनी, अगले साल हमारी डेप्शन 50 हजार की बनी, और साल नंबर 3 और 4 के अंदर टैक्स वालों के मुताबिक कोई डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि उनका एसेट तो डेप्रिशिएट हो गया, हमारे मुताबिक डेप्शन चल रही थी। अब यहां पर हमने क्या निकाला, हमने यहां पर टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं अपना। तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट बना, इधर 1,25,000 बन गया, इधर भी 1,25,000, नहीं कम बना, 1,25,000 में से 50 मनफी किया तो 75,000। ऐसे ही है जी, मेरा टीए जो मेरे साथ है 75 और 75, जबकि अगले 2 सालों में हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट 1,25,000 बन रहा है। जहां पर किसी को प्रॉब्लम आए किसी वर्किंग पे मुझे रेज हैंड कर दीजिएगा। अब मैं यहां पर अकाउंटिंग प्रॉफिट लेके चला, मैंने अपनी जो टैक्स अकाउंट्स की डेप्शन थी वो ऐड बैक कर दी, टैक्स की डेप्रिसिएशन टैक्स वालों के मुताबिक मिन्हा कर दी। अब हमने जब टैक्सेबल प्रॉफिट के मुताबिक अपना टैक्स निकाला तो हमारा टैक्स क्या बना, जिसमें मैं टैक्स में मेरा करंट टैक्स आएगा तो वो बना 22,500, 22,500। यहां पे क्या बना, 1,25,000 का 30%, इन्होंने कहा जी 37,500 और इन्होंने कहा कि 37,500। अब आप देखें टेक्निकली तौर के ऊपर हमें ये करंट टैक्स आ गया। अब हमने यहां पर अपनी डेफर टैक्स की वर्किंग करके चलनी है। डेफर टैक्स की वर्किंग इकट्ठी कर लेंगे तो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। अब हमने यहां पे कहा कि ये जो हमारे पास आज हमसे कम टैक्सेबल प्रॉफिट पर कम टैक्स दे रहा है, मैं तो 1 लाख के मुताबिक अपना टैक्स गिनता तो मुझे तो टैक्स पे करना पड़ना था 30,000, लेकिन ये मुझसे 22,500 मांग रहा है। तो मैंने अपनी सोचा कि ये आज मुझसे टैक्स कम मांग रहा है, ये मुझसे कल जरूर टैक्स ज्यादा मांगेगा। तो मैंने डेफर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक कहा कि टैक्स तो 30,000 का बनता है अगर मैं 1 लाख के मुताबिक 30% लेके चलूं, लेकिन ये अपने टैक्स के रूल से मुझसे 75,000 मांग रहा है। तो इसका मतलब 7,500 मैंने डेबिट कर दिया डेफर टैक्स में, डेफर टैक्स एसेट को, डेफर टैक्स एक्सपेंस को, और बैलेंस शीट में मैंने अपनी डेफर टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट कर ली। जाहिर सी बात है अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है तो फिर बैलेंस शीट में क्रेडिट हो रहा होगा। मैं ऐसे ही अपने अगले साल में जाता हूं तो अगले साल के अंदर भी यही चीज है, 7,500 रुपया, और यहां पर मैंने कहा मेरा जो टैक्स बनता है वो 30 बनता है। अगर मैं इस साल पे आकर देखूं, अब मुझसे ये 37,500 मांग रहा है, जबकि मेरे मुताबिक 1 लाख के ऊपर कितनी फिगर बनती थी, 30,000 रुपए की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे ये जो टैक्स ज्यादा मांग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 7,500 रुपया ये मुझसे ज्यादा मांग रहा है। इस दफा मैं इसमें अपने डेफर टैक्स को क्रेडिट कर रहा हूं, और अगर मैं डेफर टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बैलेंस शीट में डेफर टैक्स एसेट बन रहा होगा। मैं फर्दर आगे लेके चलता हूं,
यहां पर भी मैंने कहा 1 लाख के ऊपर मेरे तो टैक्स की अमाउंट 30,000 की बनती थी, ये मुझसे 3750 मांग रहा है, तो मैंने 7,500 यहां से लेस कर दिया और यूं मेरे पास अपना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेफर्ड टैक्स को क्रिएट कर दिया। ठीक होगी बात। अब हम देखते हैं कि हमारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आया। अगर टीए इसको और छोटा कर दे, मैं चाहूंगा कि मैं इसी शीट को फर्दर इस्तेमाल करूं। गुड हो गया जी, थैंक यू। और इस शीट को मैं फर्दर इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाओ ऊपर को, ताकि मुझे वहां कॉलम की जगह मिल जाए। हाँ बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू। अब जनाब हम क्या करके चल रहे हैं, हम देखते हैं कि हमने जो अपने पास वर्किंग की थी उस वर्किंग के मुताबिक हम देखें, हमने यहां पर मैं एक टी अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखें मेरे पास डेफर्ड टैक्स का मैंने एक अकाउंट खोला एसेट का, और एक मैं अकाउंट खोल रहा हूं बैलेंस शीट के लिए डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी का। ठीक है जी। अब साल नंबर 1 में जब मैं डेफर्ड टैक्स को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली फिर ये 7500 रुपए को मैं डेफर्ड टैक्स में क्रेडिट कर रहा था। जब साल नंबर 2 की बात आई तो उसमें भी मैं डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी में क्रेडिट कर रहा था। साल नंबर 3 में मैं अगर क्रेडिट कर रहा था तो यहां पर भी मैं 7500 को डेबिट कर रहा हूं, और यहां पर भी मैं 7500 को डेबिट कर रहा हूं। 4 साल खत्म हो गए। यानी कि मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 15,000 का आया, और मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस भी 15,000 आया। तो मैं अगर इस 15,000 को यहां से उठाकर इस 15,000 में लेके जाऊंगा तो ये दोनों अकाउंट मेरे लिए निल हो जाएंगे, ये दोनों अकाउंट जीरो हो जाएंगे। यानी कि आप देखें कि हमने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन की अमाउंट में फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स हमसे टैक्स वाला शुरू में कम मांगता है और बाद में ज्यादा मांगता है, लेकिन दर हकीकत टोटलिटी में फिगर सेम है। हम एक और भी काम करके देख सकते हैं। मैं 4 सालों को अगर अज्यूम कर लूं कि ये एक ही साल बनता, 4 सालों को मैं अगर अज्यूम कर लूं कि ये एक ही साल बनता, तो मैं देखूंगा कि जवाब मेरा आपस में बिल्कुल टैली होना चाहिए। तो मेरा 4 लाख रुपया मेरी इनकम बनती, 4 लाख रुपया अगर मेरी इनकम बनती तो मैंने यहां पर 1 लाख रुपया यानी कि 25-25 हजार एड बैक किया होता, टैक्स वालों के मुताबिक 1 लाख रुपया लेस किया होता, तो मेरे पास यहां पे प्रॉफिट 4 लाख ही आता। 4 लाख के ऊपर जो करंट टैक्स बनता 3% के हिसाब से वो 1,20,000 बनता, और जो मैं टैक्स निकालता 4 लाख के ऊपर वो भी 1,20,000 ही आता, और मेरा डेबिट और क्रेडिट आपस में निल हो जाता। हम सब हंसी खुशी रहने लगते। यानी कि 4 सालों की टोटलिटी में देखें तो मैं और टैक्स वाले बराबर है, लेकिन अगर मैं साल नंबर 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। टैक्स वाले मुझसे 22,500 मांग रहे हैं, मुझसे वो टैक्स कम मांग रहे हैं। अगर मुझसे आज वो टैक्स कम मांग रहे हैं तो कल वो मुझसे टैक्स ज्यादा मांगेंगे। तो दिस इज अ डेफर्ड टैक्स, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेफर्ड टैक्स। और आप देखें इस मेथड को जो मैंने आपके साथ बोर्ड पे किया है, इसको हम कहते हैं कि डेफर्ड टैक्स के 2 किस्म के प्रोस्पेक्टिव होते हैं। ये हमने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया है यूजिंग द, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ये हमने जो डेफर्ड टैक्स अपना कैलकुलेट किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से हमने डेफर्ड टैक्स को हमने कैलकुलेट किया। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यहां पर हम डेफर्ड टैक्स की फिगर का तायुन प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने डेफर्ड टैक्स की फिगर का तायुन यहां पर ये प्रॉफिट एंड लॉस से किया, और प्रॉफिट एंड लॉस से करने के बाद हमने इसका जो अफेक्ट था वो हमने जाकर बैलेंस शीट को हमने अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से जाकर दिया। यानी कि हम बैलेंस शीट से डेफर्ड टैक्स नहीं निकालते, बल्कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट की फिगरें कैलकुलेट करते हैं। चूंकि यहां पर डेफर्ड टैक्स का जो तायुन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस मेथड भी कहते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने भी बोर्ड पे सॉल्व की है, इस तरह की या इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स किताब में भी दी हुई हैं। मैं आपके लिए वो छोड़ूंगा कि आप उसे खुद से जाकर देखेंगे। मकसद समझाने का ये है कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है बेटा, इस बात को अगर हमने समझना है तो कोई शक नहीं, इस बात को समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से हमें बिल्कुल बात समझ में आती है कि लॉजिक क्या है डेफर्ड टैक्स की, क्यों क्रिएट किया जाता है। अगर हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट ना करते तो हमारा प्रॉफिट कैसे डिस्टर्ब हो जाता, फजूल इंक्रीज होता, फजूल डिक्रीज होता। लेकिन डेफर्ड टैक्स करने की वजह से एक हार्मनी आ गई, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ गई। तो डेफर्ड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से यूं कैलकुलेट किया जाता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। अब डेफर्ड टैक्स को प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से कैलकुलेट करने के कुछ नुकसान तो नहीं कहूंगा, कुछ इश्यूज भी थे। इसमें कुछ ऐसी कबाहतें भी थी जो कि हमें किसी ना किसी तरीके से हमारी कैलकुलेशन को बड़ी क्युम्बरसम कर देती थी। उसकी रीजन ये थी कि हम जिस वक्त
टैक्सेशन की बात करके चलते हैं। तो टैक्सेशन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे भी हालात आते हैं, कुछ ऐसे भी मौके आते हैं जहां पर हमारे पास जो डिफरेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं, यानी कि मैं डिफरेंस किसको कहता हूं, मैं डिफरेंस कहता हूं अपनी टैक्स और अपने अकाउंटेंट की, टैक्स वालों और अकाउंटेंट के आपस के फर्क को। ये जो डिफरेंस थे, ये डिफरेंस दो तरह के डिफरेंस थे। एक डिफरेंस था परमानेंट डिफरेंस और एक डिफरेंस था जिसको हम टाइमिंग डिफरेंस या टेम्पररी डिफरेंस कहते हैं। अभी जो मैंने आपके साथ ऊपर डेफर्ड टैक्स का जिक्र किया, ये टाइमिंग डिफरेंस था। मेरा और टैक्स वाले का टोटल एक्सपेंस डिफर नहीं करता, मेरा और टैक्स वाले का सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल अगर मैं टाइमिंग डिफरेंस की बात करूं तो वो डेप्रिसिएशन थी। मैं भी डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं लेकिन हमारे रेट फर्क हैं। ऐसे ही हम एडवांस अगर पैसे किसी से रिसीव कर दें, किसी को एडवांस सैलरी पे कर दें, हम उसको एक्सपेंस नहीं कहते। हमारे पास अक्रूवल्स और एडवांसेस, ये भी दो ऐसी जगह हैं जहां पर एक्चुअली देखा जाए तो जवाब सेम ही निकलेगा। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं, अगर मुझे कोई शख्स 2 साल का रेंट इकट्ठा दे दे, अकाउंटेंट 1 साल का रेंट इनकम बनाएगा और अगले साल के रेंट को अगले साल इनकम बनाएगा। लेकिन टैक्स वाला कहता है जब तुम्हें टैक्स का रेंट मिल गया, जब तुम्हें टोटल रेंट मिल गया, चाहे वो अगले साल का भी है, मैंने उसी वक्त तुम्हारी इनकम बना लेनी है। वो अगले साल में हमारी कोई इनकम नहीं बनाएगा लेकिन इसी साल में दोनों सालों की इनकम खड़ी कर लेगा। ये डिफरेंस टाइमिंग का डिफरेंस है। लेकिन और याद रखिएगा, जो टाइमिंग के डिफरेंसेस थे, इन टाइमिंग के डिफरेंसेस के ऊपर हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का मेथड पढ़ा, जो हमने अभी ऊपर यहां पे डिस्कस किया, हम इसके ऊपर अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनको हम क्यूमुलेट करते थे और इनके ऊपर हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेफर्ड टैक्स कंप्यूट कर देते थे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आपने पेनल्टी पे की है या आपने कोई फाइन पे किया है, आपको अहमद साहब ने जरूर बताया होगा कि पेनल्टी या जो फाइन है वो टैक्स के लिए एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं होता। वो पेनल्टी या जो आपने अमाउंट, अब हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो ये एक्सपेंस है, लेकिन हमारे पास अगर मैं बात करूं टैक्स वालों के मुताबिक तो वो कभी भी इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंस कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम कोई एक्सपेंस है और वो 1 लाख रुपए का, हमें 25,000 या 50,000 की लिमिट है, हम सब बेहतर समझते हैं, जो भी वो लिमिट है, अगर मैं वो कैश में एक्सपेंस पे कर दूं उस लिमिट से ऊपर, तो बिलाशुबा वो एक्सपेंस है। लेकिन वो एक्सपेंस अगर आपने कैश में पे कर दिया तो टैक्स वाले उस एक्सपेंस को कभी भी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं जी आपने इतनी अमाउंट से ऊपर की जो अमाउंट थी उसको आपने क्रॉस चेक पे करना था। अब वो एक्सपेंस तो है लेकिन मेरा और टैक्स वाले का कभी भी ये डिफरेंस टैली नहीं होगा। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस मेथड की बात करके चलते हैं तो उसमें हम डेफर्ड टैक्स टाइमिंग डिफरेंस तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स को कंप्यूट करना इतना आसान काम नहीं होता। इसके ऊपर हमारा डेफर्ड टैक्स कंप्यूट नहीं हो सकता। सो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड के साथ हमें अपने तमाम अखराजात को एक एक करके देखना पड़ता है कि इसमें से कौन से टैक्सेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो टाइमिंग के डिफरेंस हैं और कौन से डिफरेंसेस ऐसे हैं जो परमानेंट नेचर के डिफरेंसेस हैं, और हम फिर उसकी बुनियाद के ऊपर टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर तो डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर देते हैं, लेकिन परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं कर सकते और वो हमारा डिफरेंस कभी भी हमारा प्रॉफिट के अंदर रिवर्स नहीं होगा। इसकी मुश्किलात को देखते हुए, इन चीजों को सामने मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने प्रॉफिट एंड लॉस मेथड के मुकाबल एक और मेथड निकाला कि हम अपना जो डेफर्ड टैक्स है उसको हम बैलेंस शीट मेथड से भी निकाल सकते हैं। जनाब फैज भट्टी ने ये सेंड किया, बात सुनिएगा। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तीसरे साल के अंदर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया सर, उसकी समझ नहीं आई। बड़ी जल्दी याद आया बेटा। सर वो आप बात कर रहे, मैंने कहा आपको इंटरप्ट ना हाँ जी, एसेट कहाँ मैंने बनाया? मैंने तो लायबिलिटी बनाया। सर लायबिलिटी पहले 2 साल में होगी, अगर हाँ तीसरे जी साल जी, में जब आपने डेफर्ड टैक्स एंट्री करो, एंट्री करो, क्या बनती है सर ये? तीसरे साल के अंदर हमारे विद इन हमारे मुताबिक टैक्स कितना बनता था लाख रुपए के ऊपर? 30,000। यस सर। टैक्स वाला कितना मांग रहा है? सर टैक्स वाला 37,500। अब मुझे 37,500 को 30 करने के लिए 7500 जमा करना है, मनफी करना है? सर वो माइनस करना। अगर माइनस करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट हो। माइनस करने के लिए, एक्सपेंस को कम करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को फर्दर डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब ये डेफर्ड टैक्स इनकम बन गई प्रॉफिट एंड लॉस में।
जी सर। तो फिर इसका जो दूसरा एंट्री क्या है, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अब इसका क्रेडिट यस तो सर। चला गया पीएल में, तो फिर इसका डेबिट को क्या कहेंगे, डेफर्ड टैक्स। जी सर। जो बैलेंस शीट में चीज डेबिट होती है उसको हम एसेट कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। सर एसेट कहते हैं। तो फिर सवाल क्या तुम्हारा? सर मेरा कहने का मतलब था कि हम पहले उसे लाइबिलिटी हमने बुक की हुई है हाँ 7500 की, हाँ तो अब हम तीसरे साल में हम जब 7500 ऐड कर पे कर रहे हैं, तो हम लाइबिलिटी में से वो लेस नहीं बेटा, करेंगे? मैंने लायबिलिटी में से लेस किया, मैंने आपको देखें वो 15,000 की एंट्री ट्रांसफर करके ले गया। वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के जी लिए बताया कि लायबिलिटी एक्यूमुलेट की है, आप एक ही भी अकाउंट में कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको एक्यूमुलेट करवा के दिखाया कि कैसे एक्यूमुलेट हुआ, जो कि मैंने 4 साल इकट्ठे भी डिस्कस करने थे। अदरवाइज तीसरे साल के अंदर हमने लायबिलिटी में से 7500 15,000 की लायबिलिटी थी, 7500 का चूंकि एसेट जी क्रिएट हो गया था, तो हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी क्या बननी थी, 7500 की। तो एफर्ट डेफर्ड ठीक है टैक्स सर। एसेट और लायबिलिटी आपस में नेट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक सिर्फ यू। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उसको नेट ऑफ नहीं किया, ताकि आपको लायबिलिटी और वो जो एसेट है वो दोनों फर्क फर्क तरीके से नजर आते रहे। ठीक है सर, थैंक अच्छा यू। जी, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से, इसलिए मैंने आपको ये बात समझाई कि इससे समझ आता है कि डेफर्ड टैक्स चीज क्या है, डेफर्ड टैक्स कहते क्यों है, बनाया क्यों है, इसके बगैर होना क्या था। लेकिन मैंने यहां पर आपको बताया कि इस डेफर्ड टैक्स की इस वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फंस गए, क्योंकि परमानेंट डिफरेंसेस को लेना, निकालना, उसकी वर्किंग करना, ये तो फिर हमारे लिए मुश्किल काम हो गया कि हम अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालें, फिर उसमें देखें कि परमानेंट कौन सा है, परमानेंट का डिफरेंस देखें, उसको एक तरफ करें, ये तो कैलकुलेशन करनी अच्छी खासी मुश्किल बन जाएगी। तो फिर यहां पर एक नया मेथड जो है, एक नया प्रोस्पेक्टिव टू क्रिएट द डेफर्ड टैक्स आया, और वो आया कि हम बैलेंस शीट के मुताबिक भी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये बैलेंस शीट के मुताबिक डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात में समझ लिया, ये सेकंड प्रोस्पेक्टिव आया बैलेंस शीट का। अब हमारे लिए लाजम है, आज की डेट में लाजम है कि हमने जब भी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है, हमने बैलेंस शीट मेथड से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है। मैंने फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्यों करवाया? इसलिए कि इसके बगैर समझ नहीं आता डेफर्ड टैक्स कहते किसको हैं। अब बैलेंस शीट मेथड से अगर मुझे आप ये कहेंगे कि सर ये समझाएं कि इसमें मैं आपको ये बताऊं कि बैलेंस शीट मेथड से हमें ये समझाया जाए कि डेफर्ड टैक्स किसे कहते हैं, बड़ी मुश्किल बात बन जाती है। अब बात आपको सिर्फ समझनी ये है, यहां पर हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात की थी तो मैंने कहा था हम प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर से कहां तक पहुंचते हैं, ये देखें, हम प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर से बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर निकलती है तो फिर हम बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। लेकिन बैलेंस शीट मेथड में हम एक और काम करेंगे, हम बैलेंस शीट मेथड में बैलेंस शीट की फिगर निकालेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं अगर इस बात को आपके साथ फर्दर एक्सप्लेन करूं इस बैलेंस शीट के मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है अंडर द बैलेंस शीट मेथड, वो ये है कि जिस तरह हम इस बात को मान चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस मेरा और टैक्स वाले का डिफरेंट होता है, हमें यह भी मान लेना चाहिए कि मेरी और टैक्स वाले की बैलेंस शीट भी डिफरेंट होती है। मेरी और टैक्स वाले की बैलेंस शीट भी मुख्तलिफ तरीकों से बनती है। मेरे पास बैलेंस शीट बनती है तो मैं उसको अकाउंटेंट की बैलेंस शीट कहता हूं, और वो जो अकाउंटेंट की बैलेंस शीट में हर फिगर आती है मैं उसको क्या कहता हूं, कैरिंग अमाउंट। क्या कहता हूं, कैरिंग अमाउंट। ऐसे ही टैक्स वाला भी अपनी एक बैलेंस शीट बनाता होगा, जो कि उसकी और मेरी जब प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर डिफरेंट है तो फिर उसकी और मेरी बैलेंस शीट की फिगर भी डिफरेंट होगी। ये मेरी बैलेंस शीट जो है ये अकाउंटेंट की बैलेंस शीट थी, अकाउंटेंट की बैलेंस शीट की हर फिगर को हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। टैक्स वाले की भी बैलेंस शीट बनती होगी और टैक्स वाले की जो बैलेंस शीट है उसकी भी हर अमाउंट निकलती होगी। हो सकता है कभी उसकी और मेरी अमाउंट आपस में सेम हो, लेकिन हम उसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं टैक्स बेस। सो टैक्स बेस किसे कहते हैं, जब टैक्स वाला अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो उसकी बैलेंस शीट की फिगर्स को हम कहते हैं टैक्स बेस। जब अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाता है तो उसकी बैलेंस शीट को हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके साथ, हमने चूंकि ऊपर अभी एक एग्जांपल पढ़ी हुई है, हम उसी को लेके चलते हैं कि अगर हम उस एक फिगर को लेके चलें तो उसके मुताबिक हमारी अकाउंटिंग की फिगर और टैक्स वाले की फिगर में कैसे फर्क आता है। देखें, अगर साल नंबर 1 है तो साल नंबर 1 में मेरा फिक्स एसेट कितने का था, 1 लाख का,
और साल नंबर 1 में मेरी डेप्शन कितने की थी? 25,000 की। तो फिर मेरी कैरिंग अमाउंट कितने की बनी होगी? 75,000 की। तो मेरी कैरिंग अमाउंट क्या बनी? 75,000। जब टैक्स वाले ने अकाउंटिंग की होगी तो उसने कहा होगा एसेट की कॉस्ट क्या है? 1 लाख। उसने कहा होगा डेप्शन कितनी है? 50,000। तो फिर टैक्स वाले की बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू क्या आई होगी? 50,000। ये 50,000 क्या है? ये 50,000 टैक्स बेस है। वो फिगर जो किसी भी चीज की बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स वाले की बैलेंस शीट में आती है उसको हम टैक्स बेस कहते हैं, और जो अकाउंटेंट की बैलेंस शीट में आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। अब मैं यहां पर आपके साथ टर्म्स डिसाइड करने जा रहा हूं। एक हमारी टर्म आ गई कैरिंग अमाउंट की और एक हमारी टर्म आ गई टैक्स बेस की। अगर कभी भी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के अंदर डिफरेंस होगा, अगर कभी भी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के अंदर कोई भी डिफरेंस होगा तो बेटा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? वो कहता है इन दोनों के माबैन एक डिफरेंस है। 75,000 और 50,000 का डिफरेंस क्या है? 25,000 रुपए का। ये जो 25,000 रुपए का डिफरेंस है इसको हमने एक नाम दिया और हमने कहा कि ये क्या है? हमने कहा ये नाम, इस डिफरेंस का नाम है टेम्पररी डिफरेंस। तो फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि जो भी डिफरेंस होगा, अगर है, जरूरी नहीं कि ना कि वो, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक चीज बता सकता हूं। ये यहां पर मैं अगर एक इसी क्वेश्चन में मैं अगर शेयर कैपिटल की बात कर लेता हूं तो मेरा यहां पर शेयर कैपिटल मैं कहता हूं से 5 लाख रुपया है, तो टैक्स वाले के लिए भी जो शेयर कैपिटल आता है वो तो फर्क कोई नहीं आना ना, वो तो सेम है, 5 लाख ही आना है। तो दोनों के यहां टैक्स बेस और दोनों के यहां अकाउंटिंग की जो फिगर कैरिंग अमाउंट है वो सेम है। जब दोनों की फिगर सेम है तो कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं आया। लेकिन जब हमने फिक्स एसेट्स की बात कही और अपनी एग्जांपल से बात करके चले तो हमने देखा 75,000 रुपया हमारी कैरिंग अमाउंट थी और 50,000 रुपया हमारी टैक्स बेस थी। इन दोनों के माबैन 25,000 का डिफरेंस आया। इसे कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? टेम्पररी डिफरेंस। अब हम इस टेम्पररी डिफरेंस को अपने मुताबिक अपनी वर्किंग करेंगे और अपने मुताबिक अपनी वर्किंग करके हम इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स की कंप्यूटेशन की एक छोटी सी वर्किंग करके चलेंगे। यहां पर मैं बात को आगे लेके चलता हूं। टेम्पररी डिफरेंस की 2 टाइप्स होती हैं। टेम्पररी डिफरेंस की 2 टाइप्स होती हैं। एक टेम्पररी डिफरेंस वो होता है जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर के अंदर फर्दर टैक्स लगे। वो टेम्पररी डिफरेंस जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में फर्दर टैक्स लगे, जिस तरह आप देख सकते हैं चूंकि अभी 25,000 की डेप्शन चार्ज की थी तो 25,000 की डेप्शन चार्ज करके मैंने एक्सपेंस कम क्लेम किया था। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स वाले का प्रॉफिट कम है। साला अगर मुझसे आज कम टैक्स ले रहा है तो फ्यूचर में मुझसे ज्यादा टैक्स लेगा। अगर कभी टेम्पररी डिफरेंस ऐसा हो जिसकी वजह से वो मुझसे फ्यूचर में ज्यादा टैक्स ले, उसे हम कहते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। और अगर कभी टेम्पररी डिफरेंस इस तरह का हो कि वो टैक्स वाला मुझसे आज टैक्स कम ले ले, अगर मुझसे उसने आज टैक्स कम लिया है तो याद रखें वो फ्यूचर में मुझसे टैक्स अपना कम लिया हुआ फ्यूचर में लेगा। ऐसे टेम्पररी डिफरेंस को कहते हैं डिडक्टेबल। यानी कि अगर हमसे आज वो टैक्स ज्यादा ले लेगा, अगर हमसे वो आज टैक्स ज्यादा ले लेगा तो वो फ्यूचर के टैक्स में डिडक्ट हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे डिडक्टेबल। और अगर टैक्स वाला मुझसे आज टैक्स कम लेगा तो फ्यूचर में मुझसे वो ज्यादा टैक्स लेगा, उसे कहते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। यानी कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में टैक्स वाला मुझसे फ्यूचर में फर्दर टैक्स मांगेगा, फर्दर टैक्स डिमांड करेगा, जबकि डिडक्टेबल के अंदर टैक्स वाला फ्यूचर में मुझसे लेस टैक्स, क्योंकि आज ज्यादा ले गया तो वो मुझसे फ्यूचर में आजकल कभी भी लेस टैक्स डिमांड करेगा। तो हमने यहां पर सीखा कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, टैक्स बेस किसे कहते हैं, टेम्पररी डिफरेंस किसे कहते हैं और टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस क्या है। अब हमने इसकी तखसीस की, हमने देखा कि जो ये हमारा टेम्पररी डिफरेंस था 25,000 रुपए का, इस 25,000 के टेम्पररी डिफरेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो इसके मुताबिक हमें क्या समझ में आया कि वो हमसे टैक्स वाला आज सिर्फ चूंकि डेप्रिसिएशन 25,000 की मांग के लेके गया है और 50,000 की डेप्रिसिएशन उसने मांगी है, हम कहते हैं 25 की, इसका मतलब यह हुआ कि उसने हम पर टैक्स आज कम लगाया है। अब जाहिर सी बात है जब एक बंदा 50,000 की मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा
तो वो मुझे डेप्रिसिएशन तो मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट को कम कर देगी, तो वो मुझसे आज टैक्स कम मांगेगा और कल मुझसे वो फर्दर टैक्स जरूर मांगेगा। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं। ये देखें, अभी हमने इस क्वेश्चन को जब पीछे किया था, इस क्वेश्चन को करते वक्त आपने ये देखा, उसने मेरे मुताबिक तो टैक्स बनता था 30,000 रुपया, उसने मुझसे कितना मांगा 22,500। और आप देखें कि साल नंबर 3 में जाकर उसने मुझसे जो ये कम टैक्स मांगा लिया था वो मांग लिया। समझाने का मकसद क्या हुआ, हमने टेम्पररी डिफरेंस की तखसीस करनी है अपने तय, ये देखने के लिए कि वो टैक्सेबल है या वो डिडक्टेबल है। अब यहां पर टेम्पररी डिफरेंस जो है ये टैक्सेबल है। सो दिस 25,000 इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। दिस 25,000 इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। अच्छा, हमने क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर सारी फिगर्स की टैक्स बेस निकालनी सीखनी है। मैं सिखाऊंगा आपको। उन टैक्स बेस की फिगरों को निकालने के बाद हमने देखना है कि कहां कहां पे टेम्पररी डिफरेंस है। जहां जहां पे टेम्पररी डिफरेंस है उन तमाम टेम्पररी डिफरेंस की हमने तखसीस करनी है। टैक्सेबल को एक तरफ लिख देना है, डिडक्टेबल को एक तरफ लिख देना है। अच्छा जी, इसके ऊपर अब सिर्फ चूंकि हम इस वक्त एक ही आइटम की बात कर रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इस 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, अंडरस्टूड है, हमारे पास जवाब आएगा 7,500 रुपया। सो 7,500 रुपया। याद रखें, हमेशा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हमेशा क्या पैदा करेगा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हमेशा बैलेंस शीट में डेफर टैक्स लायबिलिटी पैदा करेगा, और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस हमेशा बैलेंस शीट में डेफर टैक्स एसेट क्रिएट करेगा। यह बात तय है। जब हमने ये बात पहचान ली कि ये 25,000 टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, तो अब ये 7,500 रुपीज क्या बन गए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसे ही अगर हमें पता चल जाता कि ये डिडक्टेबल है, हम इसको रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या निकल आना था, डेफर्ड टैक्स एसेट। भाई अगर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अब बैलेंस शीट ने मुझे अगर लायबिलिटी बता दी, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट क्या आना चाहिए। जाहिर सी बात है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में अंडरस्टूड सी बात है, फिर ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा। अगर एक चीज बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट बन गई है, तो अंडरस्टूड बात है वो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएगी तो वो डेफर्ड टैक्स इनकम बन जाएगी। अब चूंकि मैं इसी की बात करके चल रहा हूं, मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं, तो देखते हैं पहले साल में क्या मेरी लायबिलिटी ही बनी थी और क्या पहले साल में मेरा एक्सपेंस ही बना था। आप देखें, अगर इसी क्वेश्चन को जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से करके आए थे, पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन रहा है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन रही है। हमारी जो डिस्कशन थी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे हमेशा कहां से बनती है, हमने बात कही थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए कि टेम्पररी, अगर आपके पास टैक्स टेम्पररी डिफरेंस टैक्सेबल होगा, जिसकी पहचान आपने टैक्सेबल की होगी, जब उसको हम रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास फिगर बनेगी, उस फिगर को हम अपनी किताबों में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहेंगे। और इसकी हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 7,500 डेबिट, और बैलेंस शीट के अंदर डेफर टैक्स लायबिलिटी हमने क्रेडिट कर दी कितने से, 7,500 में। यानी कि आपने देखा जवाब दोनों मेथड्स में सेम आया है, जवाब दोनों मेथड्स में सेम आया है। जवाब वहां पर भी यही आया है, जवाब यहां पर भी यही आया है, जवाब में कोई फर्क नहीं है। द आंसर इज नॉट बीइंग डिफरेंट, लेकिन जो डिफरेंस है वो इसका है कि हमने अपना मेथड तब्दील कर दिया। हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जा रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस से फिगर निकाल के हम बैलेंस शीट की फिगर निकालते थे। अब हमने मेथड चेंज कर दिया, अब हम बैलेंस शीट को पकड़ रहे हैं और बैलेंस शीट से हम सबसे पहले अपनी टेम्पररी डिफरेंस को निकालते हैं, और वो क्या होता है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस। भाई टैक्स बेस क्या होती है, ये वो फिगर है जो कि टैक्स वालों की बैलेंस शीट में आती है। अगर इस पे कोई डिफरेंस है, इफ एनी, उसे हम टेम्पररी डिफरेंस कहते हैं। और फिर टेम्पररी डिफरेंस की तखसीस करते हैं टैक्सेबल और डिडक्टेबल। टैक्सेबल वो होता है जिसमें फ्यूचर में वो हमसे फर्दर टैक्स मांगेगा, और वो हमसे फ्यूचर में कब टैक्स मांगेगा, जब आज टैक्स कम लेगा। डिडक्टेबल वो होता है जिसमें वो फ्यूचर में हमसे कम टैक्स मांगेगा, और फ्यूचर में वो हमसे उसी वक्त टैक्स कम मांगेगा जब उसने आज हमसे टैक्स ज्यादा ले लिया होगा। और आपने देखा, मैंने
आपने उसी क्वेश्चन में उस टेम्परेरी डिफरेंस की तखसीस करते हुए उसको बताया कि ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और फिर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की मैंने बताया कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बैलेंस शीट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बैलेंस शीट के लिए एसेट क्रिएट करता है। अगर उसने लायबिलिटी क्रिएट की है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होगा, अगर उसने एसेट क्रिएट किया है तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम होगा। हमने दोनों तरीकों के साथ इस फिगर को निकाल के देखा, हमें महसूस है, हमें पता है जवाब हमारा दोनों तरीकों से सेम आया। एक में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर निकाली और फिर बैलेंस शीट तक पहुंचे, जबकि बैलेंस शीट मेथड में हमने बैलेंस शीट की फिगर निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचे। तो बेटा ये हैं दो प्रोस्पेक्टिव्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोस्पेक्टिव और एक बैलेंस शीट का प्रोस्पेक्टिव। मैंने इसमें कोशिश की है कि आपके साथ सारी बातें डिस्कस कर लूं। अब जरा शुरू में आइएगा और हम वहां पर अपने वो जो डेफिनेशंस छोड़ के आ गए थे, पहले मैं चाहूंगा कि मैं उनको आपके साथ एक दफा कंप्लीट करूं। जनाब, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट होती है जो कि आपकी बैलेंस शीट, अब ये सारी डेफिनेशन बैलेंस शीट मेथड की हैं। बैलेंस शीट मेथड के मुताबिक जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं, जो अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाता है, उसकी तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर को हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। और यहां पर देखिएगा टैक्स बेस आ गया। टैक्स बेस वो फिगर होती है जो बैलेंस शीट की फिगर है, लेकिन किसके लिए? जब टैक्स वाला अपनी बैलेंस शीट बना के चलता है। और फिर हमने कहा कि डेफर टैक्स लायबिलिटीज और डेफर टैक्स एसेट्स की बात करने से पहले हमने कहा टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है। टेम्पररी डिफरेंस कहता कैरिंग अमाउंट किसी भी एसेट और लायबिलिटी और उसकी टैक्स बेस के डिफरेंस को हम टेम्पररी डिफरेंस कहते हैं। और फिर उसने कहा कि टेम्पररी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस वो है जो कि फ्यूचर में हमसे टैक्स लेगा जब हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है वो हमारी यूज अप होगी, जबकि डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस वो है जो फ्यूचर में हमारे टैक्सेस को डिडक्ट करवा देगा, कम करवा देगा। और फिर आपने कहा कि हमने पढ़ा था टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस से मैंने कहा था लायबिलिटी बनती है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो होती है जो किससे बनती है? जो कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस से बनती है। देखिएगा, हमने कहा था टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाता है, और कहता है डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस से क्या बनता है? तो ये देखिएगा, बस यहां तक पढ़े, अभी इनको छोड़ दें, इस बात को ये बाद में समझाऊंगा। कहता है जनाब डेफर्ड टैक्स एसेट किसे कहते हैं? कहता है डेफर्ड टैक्स एसेट वो होता है जो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस से क्रिएट होके आता है। ठीक होगी बात सर? ये बात हम आगे न्यूमेरिकली तौर के ऊपर हमने सारी अपनी कंक्लूड की है। परमानेंट डिफरेंस वो होता है जो कभी भी टैक्स में रिवर्स नहीं होगा, जो कभी भी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलाउएबल नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारा और टैक्स का और अकाउंटेंट का प्रॉफिट आपस में कभी भी मैच नहीं होगा। अब चूंकि हमने वो सारी की सारी वर्किंग सीखी, अब हमारे लिए यहां पर न्यूमेरिकली सारी बात डिटेल से बताई हुई है। मैंने कोशिश की है कि आपको उसी एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए सारी बात समझाऊं। और आपने देखा हमारे पास ये 75,000 रुपया कैरिंग अमाउंट थी, ये 50,000 रुपया टैक्स बेस थी, इन दोनों का डिफरेंस ये 25,000 रुपया टेम्पररी डिफरेंस था। इसको मैंने कहा दो किस्में, टैक्सेबल जिससे फ्यूचर में टैक्स लगे, डिडक्टेबल जिससे फ्यूचर में टैक्स कम हो। और फिर हमने कहा चूंकि इसमें फ्यूचर से टैक्स लगेगा, और हमें कब फ्यूचर में टैक्स लगता है? इसलिए लगता है जब हमें टैक्स वाला इस साल कम टैक्स लगाता है हमारे हिसाब से, तो फिर वो फ्यूचर में टैक्स हमसे जरूर मांगता है। तो फिर चूंकि यहां पर इस एग्जांपल में ये 25,000 टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस था, मैंने इसको रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो हमारी फिगर आई हम पढ़ के आए हैं, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। ये लायबिलिटी बन गई। अगर ये लायबिलिटी बन गई तो फिर चूंकि ये क्रेडिट की फिगर आ गई, तो फिर इसका दूसरा बैलेंस जो होगा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा। यही बात हमारी यहां पर इन डेफिनेशंस के अंदर हमारे सामने उसने क्लैरिटी से बताई हुई है। एक तो ये डेफिनेशंस आपके साथ यहां पर मैंने मूव कर ली। उसके बाद ये हमें समझाने की बात कर रहा है। इस समझाने में टू पर्सपेक्टिव, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट। ये अंग्रेजी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाना था और समझा के मैंने आपके सामने ये देखे, वो उसी के मुताबिक ये कैरिंग अमाउंट लेता है, ये टैक्स बेस देता है। तो अब यहां पर पहले साल के डिडक्शन के बाद ये कैरिंग अमाउंट आ गई और ये टैक्स बेस आ गई। अब ये जब कैरिंग अमाउंट आ गई और टैक्स बेस आ गई, तो देखिएगा कैरिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 1500 का। अब सोचना ये है कि क्या टेक्निकल तौर के ऊपर ये जो डिफरेंस है ये टैक्सेबल है, ये डिडक्टेबल है? भाई जाहिर सी बात है, टैक्स वाला तुम्हें 4500 रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है
अब अगर टैक्स वाले ने 4500 डेप्रिशिएट किया और तुम 3000 कर रहे हो तो टैक्स वाले ने अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब अगर उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया तो मुझसे वो टैक्स कम लेगा। अगर मुझसे वो आज टैक्स कम लेगा तो वो फ्यूचर में मुझसे टैक्स ज्यादा लेगा। तो फिर ये कौन सा डिफरेंस निकलेगा? हम कहेंगे ये हमारा टेम्पररी डिफरेंस जो होगा ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस निकलेगा। और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस को जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस से 30% से, या जो भी यहां पर रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 33 का, उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा? ऑटोमेटिकली इसका डिफरेंस जो टैक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरे पास लायबिलिटी क्रिएट करेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस क्रिएट करेगा। सो उसने इसी तरीके से इसको बैलेंस शीट के प्रोस्पेक्टिव से और फिर इस क्वेश्चन में जाके उसने इसको बैलेंस शीट के साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोस्पेक्टिव से उसने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है जी, मैंने इससे कहीं ज्यादा डिटेल में आपको मूव करवा दिया। उसी क्वेश्चन को उसने ये देखें यहां पर कहा ये 6,000 मेरी कैरिंग अमाउंट, उसने कहा ये 4500 मेरी टैक्स बेस, और फिर टेम्पररी डिफरेंस कौन सा निकला? हमने भी पढ़ा कि ये टैक्सेबल है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 450 की फिगर आई। तो 450 की उसने एंट्री क्या की ये देख लें। उसने 450 को यहां पर लायबिलिटी बनाया और फिर 450 को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे लेके गया। 450 को प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंस के तौर पे लेके गया। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। ये एग्जांपल को आप कंप्लीट करेंगे, मैंने आपके साथ इसकी पूरी डिस्कशन की है। टर्मिनोलॉजी में कहता है जनाब कि जिस वक्त बाकी बातें अपनी जगह पर, व्हेन द डिफरेंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और ग्रो इट इज सेड टू ओरिजिनेट, व्हेन द डिफरेंस रिड्यूस इट इज सेड टू रिवर्स। जिस वक्त हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है हम कहते हैं हमारा डिफरेंस ओरिजिनेट हो गया, यानी कि पहले सालों में हमारा डिफरेंस ओरिजिनेट होता है और सब्सिक्वेंटली वो जो ओरिजिनेट किया हुआ डिफरेंस है जब दोनों के प्रॉफिट बराबर होने शुरू होंगे तो वो रिवर्स होगा। तो इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ ओरिजिनेट। जब आपका डिफरेंस जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट में टैक्स आपका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस जब पैदा होता है उसे ओरिजिनेट कहते हैं, और फ्यूचर में जब वो घटना शुरू होता है तो उसको हम रिवर्स कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसी बात को मैं अपनी इस एग्जांपल के मुताबिक समझाने की कोशिश करूं तो हम क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ये पहले 2 साल थे, इन 2 सालों में हमारा जो पहले ये 2 साल थे, इन पहले 2 सालों में इन 2 ईयर्स के अंदर ये जो हमारे 2 साल हैं, हाँ यहां पर डिफरेंस क्या हो रहा है? यहां पे डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है। और फिर जब ये 2 साल गुजर गए तो फिर जो अगले 2 साल आए, इन 2 सालों में अगर आप देखें तो अब यहां पर जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? वो रिवर्स हो रहा है। तो वर्ड ओरिजिनेट और वर्ड रिवर्स का मतलब हम अपनी इस एग्जांपल से बखूबी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहता जनाब डू नॉट थिंक दैट ओरिजिनेशन ऑलवेज लीड टू द रिकग्निशन ऑफ लायबिलिटी। हाँ कहता ये बात मत समझे, मैंने आपके साथ ये बात कही नहीं। जो मैंने आपको लायबिलिटी का मेथड बताया उसमें मैंने आपको रूल बताया कि आपने किस तरीके से लेके चलना है और कैसे आप उसको मूव करके चलेंगे। अच्छा जनाब, यहां पर अब हमारे पास वो डेफर्ड टैक्स की बातें करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स की बातें करके चलेगा और फिर बताएगा कि हमने कैसे टेम्परेरी डिफरेंसेस को निकालना है और उनके साथ हमारे साथ क्या सलूक होकर चलना है। उनके सारे रूल्स हमें समझाए जाएंगे। मैं यहां से बात आपके साथ जो करूंगा वो कल बात करूंगा। यहां पर मैं 1 मिनट के लिए आपके साथ एक लास्ट बात जो है वो करना चाहूंगा। ये शीट जो है आज की हमारी बड़ी अहम है, इसको प्लीज इनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इस शीट की बेस के ऊपर अब मुझसे आपने ये नहीं पूछना कि सर डेफर्ड टैक्स क्या होता है, क्योंकि हम डेफर्ड टैक्स क्या होता है कि स्टोरी खत्म कर चुके हैं आज की डेट में। हम अब ये सीखेंगे कि बैलेंस शीट मेथड के मुताबिक डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। बस अब मैंने आगे आपके साथ जितनी भी डिस्कशन करनी है वो यही है कि हम बैलेंस शीट मेथड को इस्तेमाल करते हुए डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं आज आपके साथ यहां पर उसका फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। हम करेंगे क्या? हम यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स में हम अपनी पूरी बैलेंस शीट, मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहां पे लिखूंगा फिक्स एसेट्स। मैं फिक्स एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पहले फिक्स एसेट आता है, फिर लिख दूंगा मैं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, फिर लिख दूंगा मेरे करंट एसेट में मेरे पास स्टॉक आ गया, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ गया? डेटर्स आ गए। और यूं मैं अपनी बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट, अपनी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड सारी की सारी यहां पे लिख दूंगा। मुझे क्वेश्चन में हमेशा कैरिंग अमाउंट गिवन होगी, तो मुझे जो मेरी बैलेंस शीट की फिगरें आ रही हैं वो बैलेंस शीट की फिगरों को, यानी कि मैं बैलेंस शीट को स्टेटमेंट फॉर्म में यूं लिख दूंगा। पहले कॉलम के अंदर मैंने क्या लिखा? अपने पर्टिकुलर्स लिखे, अगले कॉलम में सारी बैलेंस शीट लिख दी। उससे अगले कॉलम के अंदर ये फिगर मुझे निकालनी है
और ये मैंने आपको सिखानी है कि हर चीज की टैक्स बेस कैसे निकलती है। मैं आपको हर चीज की टैक्स बेस निकालना सिखाऊंगा और उसके मैं आपको रूल्स बताऊंगा और फिर हम उन रूल्स के मुताबिक टैक्स बेस निकालनी सीखेंगे। जो हमारा सीखने वाला काम है, जो हमारा अगला लेक्चर है, वो बेसिकली यही सीखना है कि सर ये टैक्स बेस हर चीज की कैसे निकालते हैं, उसके रूल्स हैं, वो रूल्स मैं लेके चलूंगा और उन रूल्स के मुताबिक आप अपनी टैक्स बेस निकालेंगे। जब आप ये टैक्स बेस निकाल लेंगे तो फिर अगला कॉलम जो है वो टेम्पररी डिफरेंस का है। अपने किसी भी छोटे बहन भाई से कहिएगा कि वो कैरिंग अमाउंट, यानी कि कॉलम कैरिंग अमाउंट का, कैरिंग अमाउंट में से अगर हम टैक्स बेस को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्पररी डिफरेंस। याद रखिएगा इसमें कोई फिगर जमा या मनफी की नहीं होती, बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को मिन्हा कर दिया जाता है। बड़ी फिगर जो भी होएगी अगर वो टैक्स बेस है तो उसमें से मिन्हा कर दे कैरिंग अमाउंट को, अगर कैरिंग अमाउंट की फिगर बड़ी है तो उसमें से मिन्हा कर दे टैक्स बेस को। यूं आप जहां पर भी फिगर आपकी निकले इन दोनों कॉलम का अगर कभी डिफरेंस है वो डिफरेंस लिख देंगे और फिर आप इसकी तखसीस करेंगे, इसकी टाइप बताएंगे कि इसकी टाइप क्या है, या तो वो टाइप टैक्सेबल होएगी या वो टाइप डिडक्टेबल होएगी। तो जो भी आपके टैक्सेबल या डिडक्टेबल होगी फिगर, यूं आप अपनी पूरी बैलेंस शीट के अगेंस्ट टैक्स बेस की फिगर सिर्फ खुद से लिखेंगे। बाकी तो बड़ी सिंपल सी कंप्यूटेशन वर्किंग है कि वो टेम्पररी डिफरेंस जो है उनको तो दोनों कॉलमों का जमा मनफी है। ये जो मैं रेड कॉलम कर रहा हूं यहां पर फिर आपकी अकल का इस्तेमाल होगा कि हम कहेंगे कि कौन सी फिगर टैक्सेबल है और कौन सी फिगर डिडक्टेबल है। मैं रूल आपको बता चुका हूं उसका, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फर्दर प्रैक्टिस करेंगे कि ये फिगर टैक्सेबल निकली और ये फिगर डिडक्टेबल निकली। ये जब सारा काम कर लेंगे तो इस सारा काम करने के बाद आपने इस वर्किंग के बाद यहां पर एक वर्किंग करनी है और बताना है कि आपकी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, तो जितने आपके टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आए थे वो लिख देने हैं और जो आपके डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस आए थे वो सारे के सारे आपने लिख देने हैं और फिर इनको आपने मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ टैक्स से, इसको भी मल्टीप्लाई करना है जमे को रेट ऑफ टैक्स से, और जो फिगर आएगी ये फिगर आपकी बन जाएगी डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी। ठीक है जी, जो डेफर्ड टैक्स आपका टैक्सेबल था उसने लायबिलिटी बना दी और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी आपका डेफर्ड टैक्स का एसेट। यूं आपकी लायबिलिटी और एसेट निकल आएगी, यूं आपकी डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी और एसेट निकल आएगी। अगर मैं ज्यूम करता हूं यहां पर एक फिगर को से फिगर देते हुए कि आपने जब मल्टीप्लाई किए अपने सारे टैक्सेबल, मिसाल के तौर पे मैंने कहा एक में 100 है, एक में 200 है, एक में 300 है, तो ये बन गया 600, 600 का 30% तो ये बन गया 180। मैंने कहा जो मेरे डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस थे ये 100 था और ये 100 था, टोटल बन गए 200, 200 का 30% कितना बन गया 60। अब 180 की लायबिलिटी आई और 60 की एसेट आए तो फिर यहां पर हमारी नेट फिगर क्या बची, 120 की लायबिलिटी। क्या बची, 120 की लायबिलिटी, जो कि 180 की लायबिलिटी, 60 का एसेट, तो 120 की लायबिलिटी। अगर ये 120 की लायबिलिटी है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इस 120 के अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 120 रुपए का डेफर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। यूं हम अपना सवाल कंप्लीट करेंगे। तो आपने देखा, मैं अगर इस क्वेश्चन को लेके चलता हूं, छोटा करना जरा इसको ताकि ये दोनों स्क्रीन मेरी इकट्ठी हो जाए, नीचे कर लो इसको जनाब। बस आप यहां पे अगर देखें दैट इज गुड इनफ, तो आप देख सकते हैं मैं अगर इसको सिंगल स्क्रीन में लेके आया, हमने क्या किया, अपना पहला ये कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का, पूरी बैलेंस शीट लिखी, हमने अंग्रेजी लिखी, सारे कैरिंग एसेट्स थी हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, फिर हमने टैक्स बेस खुद से कैलकुलेट की, डिफरेंस निकालना कोई काम नहीं था, तखसीस की कि ये टैक्सेबल है डिडक्टेबल है, और फिर जितनी फिगरें टैक्सेबल की थी वो हमने यहां टैक्सेबल में लिख दी, जितनी डिडक्टेबल में थी वो डिडक्टेबल में लिख दी, उनको जमा किया, उनको रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई किया, और रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स का एसेट आया। क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नेट ऑफ हो सकते हैं, तो हमारा इस साल का जो क्लोजिंग फिगर निकली, जो हमारी इस साल की क्लोजिंग फिगर निकली, वो हमारी डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी निकली। वो 120 रुपए की लायबिलिटी, चूंकि 60 रुपए का एसेट नेट ऑफ हो गया। अब ये जो 120 रुपए की लायबिलिटी है, चूंकि ये लायबिलिटी 120 रुपए की, तो फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर क्या आएगी, 120 रुपए का एक्सपेंस। ये है डेफर्ड टैक्स का बैलेंस शीट का कंप्लीट मेथड। अब आप देख सकते हैं इस कंप्लीट मेथड को समझने के लिए अब हमारे लिए जो क्वेश्चन करने से पहले जो हमें वारदात सीखनी है, हमें यह सीखना है कि हमने अपने एसेट और लायबिलिटीज की टैक्स बेस निकालने का कुलिया कैसे सीखना है।
वो टैक्स बेस निकालने का कुलिया कल के लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। जब तक के लिए यहां तक मैं अपना लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूं। जितनी बात मैंने आपसे कर ली वो सारी बात कर ली। फॉर्मेट मेरा सारा आपके साथ है। याद रखिएगा, मैंने इस किताब को इस चैप्टर के लिए आपके साथ बहुत फॉलो नहीं किया। मेरी जाती राय के अंदर जो मैंने आपके साथ एग्जांपल्स की हैं या जिस तरीके से मैंने बात को एक्सप्लेन किया है, बुक इसको उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसी तरीके के साथ मैं आपके साथ टैक्स बेस की वर्किंग का तरीकाकार भी मेरा डिफरेंट है, वो बुक वाला नहीं है। आप मेरे साथ टैक्स बेस की वर्किंग करना सीखेंगे, फिर जितनी एग्जाम्पलें दी हुई है किताब की उसके मुताबिक मेरा तरीका अप्लाई करके देख लीजिएगा कि आपकी टैक्स बेस निकलती है कि नहीं निकलती। और इंशाल्लाह ताला आपकी टैक्स बेस बड़े आराम से निकल आएगी और फिर हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो कल हम टैक्स बेस की वर्किंग सीखेंगे। ये रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स की जो बात है, यहां से हम अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। इससे पीछे वाली सारी बात मैंने किताब अपने मेथड से, अपने क्वेश्चन से, अपने न्यूमेरिकल से की और कोशिश की कि मैं आपसे दोनों अप्रोचेस के ऊपर एक ही बात को लेकर इन डिटेल समझा सकूं कि डेफर्ड टैक्स क्या था, वो कैसे रिवर्स हो रहा था, और फिर आपको बता सकूं कि इनकम टैक्स अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर उसके अंदर क्या डिफरेंस आया। और फिर हमने उसी फिगर से सीखा कि टैक्स बेस किसे कहते हैं, डेफर्ड टेम्पररी डिफरेंस किसे कहते हैं, टेम्पररी डिफरेंस की दोनों जो तखसीस थी आपस में, टैक्सेबल डिडक्टेबल, उसको सीखा और हमने उसी एग्जांपल को लेकर अपनी कंप्लीट बात कंक्लूड की। और फिर हमने देखा कि हम डेफर्ड टैक्स बैलेंस शीट मेथड के लिए फॉर्मेट सीख ले। आज की डेट में हमने वो आज फॉर्मेट भी बना के सीखा और हमने देखा कि उस फॉर्मेट में जो हमें चीजें सीखने वाली हैं वो दो ही हैं। एक, डेफर्ड टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बेस को आइडेंटिफाई करके उसकी टैक्स बेस निकाल के खुद से लिखना और फिर उसकी तखसीस करना अगर कभी टैक्स हमारा टेम्पररी डिफरेंस है कि ये टैक्सेबल है या ये डिडक्टेबल है। बाकी इसके अलावा हमारे पास जो अप्रोच है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। इस अप्रोच को जाके फिर से देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी टीएस के साथ कि इसको लेक्चर को भी अपलोड कर दें उनके साथ, और ये जो शीट्स मैंने आज बनाई हैं ये भी शेयर कर दें। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? जी देखिएगा कितने लोग हैं हमारे साथ आज। जनाब असद यासीन चौधरी साहब। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हम परमानेंट डिफरेंस को एड्रेस कर सकते हैं बैलेंस शीट अच्छा मेथड जी, में? मैं ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मैं शायद ये बात उतने क्लैरिटी से बात नहीं कर सका। बैलेंस शीट मेथड की खूबसूरती ये है कि हम जब अपनी टैक्स बेस निकालने का रूल सीखेंगे या टैक्स बेस निकालनी सीखेंगे तो हमें अब टेम्पररी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस की तखसीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बैलेंस शीट में। जो हमारा मेथड है टू फाइंड आउट द टैक्स बेस, वो टैक्स बेस निकालने का मेथड इतना एफिशिएंट है कि वो टेम्पररी और वो परमानेंट दोनों को इकट्ठा ही मैनेज कर लेता है। जाहिर सी बात है डेफर्ड टैक्स परमानेंट पे नहीं निकलेगा, लेकिन बैलेंस शीट मेथड के अंदर जब हम टैक्स बेस की अप्रोच इस्तेमाल करेंगे वो इतनी एफिशिएंट अप्रोच है कि वो परमानेंट और टेम्पररी को तखसीस करने वाले फड्डे से हमारी जान छुड़वा देगी। और हम बड़ी आसानी से सिर्फ टैक्स बेस जब निकाल के अपना डिफरेंस निकालेंगे और अपना डेफर्ड टैक्स निकालेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट परमानेंट डिफरेंसेस वाली भी कहानी सॉल्व हो जाएगी और टैक्सेबल या आपका टाइमिंग डिफरेंस ऑटोमेटिकली डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर देगा। इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस मेथड को छोड़ दिया और हमें क्या कहा गया, हमारे लिए कौन सा मेथड जो है वो सजेस्टेड है, या बल्कि सजेस्टेड नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, वो बैलेंस शीट मेथड है। ओके बेटा, ठीक है सर। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बात शायद मैं फ्लो में नहीं बता सका था। दिस इज द रीजन, यही रीजन थी कि मैंने आपको सारी वो मुश्किलात बताई कि परमानेंट डिफरेंस की तखसीस करना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। तो फिर इसीलिए बैलेंस शीट मेथड आया कि जब बैलेंस शीट मेथड में हम अपनी अपनी टैक्स बेस निकालते हैं तो उस टैक्स बेस के निकालने के अमल के अंदर हमारा परमानेंट और टेम्पररी का सारा फड्डा टैक्स बेस ही रिजॉल्व कर देता है। हमारी टैक्स बेस में ये जो बीमारी है इसका इलाज पहले से ही पोशीदा है, अब हमें दोबारा इसको खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनाब अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम बात को कंक्लूड करते हैं। टाइम से ऊपर हो चुका है। कोशिश कीजिएगा जितनी बात मैंने पढ़ाई है इस लेक्चर को भी दोबारा सुनिएगा, अच्छे तरीके से मेरे मेथड के मुताबिक इस पे ग्रिप कीजिएगा और फिर अपनी किताब के जो पिछले सफ़े हैं उनको देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका होगा। मेरी किताबों में डेफर्ड टैक्स इतना मुश्किल नहीं है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी चूंकि एक मेथड से नहीं पढ़ते तो वो हमारे लिए मुश्किल बन जाता है।
थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।